थियरी ऑफ लर्निंग के बाद में हम करेंगे द लॉज ऑफ लर्निंग, यानी कि सीखने के कुछ नियम बनाए गए और मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने नियम दिए कि भाई इस नियम के अनुसार सीखता है। थ्योरीज ऑफ लर्निंग किसका उत्तर दे रही है? थ्योरीज ऑफ लर्निंग उत्तर दे रही है कि सीखता कैसे है बच्चा। लेकिन लॉज ऑफ लर्निंग किस पे बात कर रहे, कि सीखता किस प्रकार है, कि भाई ऐसे सीखता है या ऐसे सीखता है। तो इस बारे में आज हम बात करेंगे कि सीखने के नियम कौन कौन से हैं, किसने बनाए। ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जनरलाइज होता है, तो उनको ध्यान से पढ़ के उसके उत्तर को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि मैं तो मोटा, क्योंकि पिछली क्लास में भी हल्का सा हमने बात की थी लर्निंग क्या है और इसके प्रकार कैसे हैं और फिजिकल एजुकेशन में कौन सी लर्निंग महत्वपूर्ण है। तो इनको टच करते हुए फिर हम डिटेल में बात करेंगे लॉज ऑफ लर्निंग। तो लर्निंग की जो स्मिथ ने डेफिनेशन दी वो बहुत ही सुटेबल और रिलेवेंट है। स्मिथ के अनुसार है द एक्विजिशन ऑफ न्यू बिहेवियर, यानी कि कोई नया व्यवहार की प्राप्ति हो, कुछ नई चीज हम सीख लें। और या द स्ट्रेंथनिंग, और मजबूती आ जाए, और वेकनिंग या उसे कमजोर करके हटाएं। मतलब जो चीज है इस चीज को ओल्ड बिहेवियर, यानी कि जो पुराना व्यवहार है या पुरानी हुई कोई चीज है, या तो और उसे मजबूत करें या उसको हटाएं कि भाई ये तो गलत है। अगर गलत होगा तो हम सोचेंगे बदलेंगे ना, उसको हटाएंगे। और अगर कोई अच्छी चीज है तो हम उसको मजबूत करना चाहेंगे। तो ये क्या है? एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, जो अनुभव के साथ साथ में आता है, ये सीखना होता है। अब इस सीखने की क्वालिटी क्या है कि जीवन में आपने भी अनुभव किया होगा और मनोवैज्ञानिक इससे सहमत हैं कि हम क्या है कि कभी कभी कुछ चीजें इंस्टेंटली सीख लेते हैं, सडनली सीख लेते हैं, दुर्घटनावश। हम किसी पेपर में पढ़ रहे हैं, कोई अखबार है, कोई एक अच्छी बात, जैसे अखबार ऐसे फ्री बैठे हैं हमने पढ़ा तो कोई अच्छी चीज याद मिल गई। जैसे कोई घटना दुर्घटना होती है, भाई किस रूट से निकल गए अचानक, तो वहाँ हमारे साथ अगर बुरा व्यवहार हुआ तो वो आजीवन याद रहेगा। नहीं यार, ये तो वो एरिया तो खराब है, उस रास्ते से नहीं जाना चाहिए। या तवे से जल जाना जैसे बच्चे का, या गर्म दूध पी करके बच्चे का जल जाना, तो अचानक ही सीख लिया कि नहीं नहीं नहीं, इस तरह की जो चीजें हैं उनको देर में या ठंडा या छू करके टेस्ट करके करना चाहिए। और एक दूसरा सीखना होता है रिपीटेड एक्सपीरियंस होता है, कंटिन्यू सीख। हम उसके लिए क्या करना होता है, सीखने के लिए हमें रिपीटेडली उसके बार 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 अभ्यास करने होते हैं, बार बार पढ़ना होता है। जैसे कठिन प्रश्न है, मैथ की कठिन है, अलजेब्रा है, उनको क्या है वो बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। इसी तरह स्पोर्ट्स में बहुत से डिफिकल्ट स्किल है, उसमें हमें बार बार उसको सीखना पड़ेगा। तो ये क्या है कि सीखने के जो व्यवहार है, यानी कि सीखना क्या होगा, नई चीजें हैं तो उसमें क्या होता है कि परिवर्तन आते हैं हमारे व्यवहार में। हमारा व्यवहार क्या है कि व्यवहार ऑल इन ऑल को करता है, कि चाहे हमने कुछ चीजें नए तथ्य सीखे हैं और हमने नया पहनावा सीखा है, नए स्किल सीखे हैं, वो जो परिवर्तन आएंगे वे अस्थायी भी हो सकते हैं। अस्थायी क्यों? कि जिनके प्रति मान लिया हमारी रुचि नहीं, या जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, जिन्हें हम याद नहीं करना चाहते, वो अस्थायी जल्दी भूल जाएंगे। और कुछ ऐसे होते हैं जो जीवन भर के लिए होते हैं। वो उनकी क्या है, सीखने वाले की प्रकृति और जो चीज सीख रहे हो उसकी भी प्रकृति, स्थितियां क्या हैं, सीखने वाले व्यक्ति की योग्यता, सिखाने वाले व्यक्ति की योग्यता और उद्देश्य, इन सब पर निर्भर करेगा कि जो हमने सीखा है वो अस्थायी रहे कि जीवन भर रहे। अब सीखने की प्रकृति होती है, कुछ नेचर है सीखने की। क्या है नेचर? उसको उन्होंने मनोवैज्ञानिकों ने डिफाइन किया कि ये किस्म से कंप्रहेंसिव टर्म है। कंप्रहेंसिव टर्म का मतलब बहुत विस्तार, बहुत सब चीजों को अपने आप में समेटे हुए। इसको बहुत छोटी चीज नहीं मान सकते, मतलब अपने पूरे जीवन को समेटे हुए ये टर्म्स है लर्निंग। इसका सबसे पहली प्रकृति की लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, यानी कि ये पूरे जीवन चलने वाली प्रक्रिया है, कभी बंद नहीं होती। हाँ, कम और ज्यादा सीखना होता है। ऐसा नहीं कि जैसे अभी कोरोना काल है, इसमें भी बहुत कुछ सीखा हमने, कैसे सरवाइव करना है, कुछ अच्छी चीजें सीखी। और ऐसे डिसास्टर आ सकता है, दुनिया रुक सकती है, तो उसमें भी कैसे सरवाइव करना है, ये चीजें सीखी। यानी कि जीवन भर चलता रहता है, असफलताओं से भी सीखता है और सफलताओं से भी। और लर्निंग क्या है? इट इज ए डायनामिक प्रोसेस, गतिशील है, लचीलापन है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी बात की जैसे डायनेमिक क्यों हुआ, क्योंकि सीखना तो डायनेमिक है ही।
जैसे स्पोर्ट्स ही है, आप लॉन्ग जंप की या हाई जंप की टेक्निक ही ले, कैसे बदल गई, कहाँ से कहाँ तक पहुंच गई, फास्ट वेरी फ्लॉप तक पहुंच गई। अब कोई सीजर स्टाइल इसको जानता ही नहीं, उसको भूल गए नए बच्चे, सीधे सीधे सब फास्ट वेरी फ्लॉप ही सीख रहे हैं। तो डायनामिक है, क्योंकि टेक्निक में भी और जो ज्ञान है उसमें परिवर्तन आता रहता है, तो इसलिए सीखना भी परिवर्तित होता रहता है। तो एक चीज हमने पहले सीखी थी, लेकिन उससे कोई अच्छी चीज मिली उसी विषय में, तो हमने उसको अपना लिया। पहले हमने एक पुस्तक पढ़ी, फिर उससे जो अच्छी पुस्तक मिली उसको पढ़ लिया। तो क्या है, इट इज ए डायनामिक प्रोसेस जो चलता रहता है, गतिशील है, और इट्स लीव मोर एंड लेस परमानेंट है। जैसे कि पूर्व में बात की, ये कभी कभी क्या है कि बहुत ही परमानेंट इफेक्ट छोड़ सकता है आपके जीवन में, और कभी कभी बहुत ही कम। ये किस पे डिपेंड करेगा, जो हमने पीछे बात की कि उसके पीछे उद्देश्य क्या है, और उसका जो इंटेंसिटी थी, वो इंटेंसिटी क्या थी। कि जैसे एक हल्की चोट लगनी या हल्का जलना, एक बहुत कठोर जलना, जो कठोर जला है उसको तो हमेशा ही याद रखेंगे। और दूसरा क्या है कि इनकेस ह्यूमन बीइंग, क्योंकि सीखते तो जानवर भी हैं, लेकिन जब मनुष्य है, मनुष्य विशेष है, तो ये क्या है, लर्निंग इज ए मैटर ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज इन बिहेवियर। चेंज आएगा सीखने से व्यक्ति के व्यवहार में। इसका जो सीखना है यूनिक टाइप है, क्योंकि ये क्या है, बैड थिंग को छोड़ना चाहता है और गुड थिंग को अपनाना चाहता है। तो इसमें क्या होगा, प्रोग्रेसिव चेंज ऑफ बिहेवियर रहेगा। लेकिन सीखने का एक डिमांड भी करता है ये, इट्स रिक्वायर्ड स्ट्रोंग अर्ज। आपके अंदर अगर सीखने की इच्छा है, देन एंड देन आप सीख सकते हैं। जबरदस्ती बिल्कुल नहीं सिखाया जा सकता, न जानवर को और न मनुष्य को। आपने कहा ना, एक पुरानी कहावत है कि घोड़े को भाई पानी पिलाने के लिए उसके नदी के पास तो ले जा सकते हैं, लेकिन पीना न पीना ये घोड़े की मर्जी पे है। ठीक इसी प्रकार से सीखना न सीखना बच्चे की मर्जी पे है, जिसे हम सिखा रहे हैं। अगर उसके अंदर स्ट्रॉन्ग अर्ज नहीं है, वो तैयार नहीं है सीखने के लिए, तो वेरी डिफिकल्ट टू टीच है। और ये क्या है, इट कैन बी डिवाइडेड। अर्लियर मैंने थ्योरी ऑफ लर्निंग में बात की थी, नेटिव यानी कि अनलर्न होता है, जिसे सीखने की आवश्यकता नहीं होती, इननेट है, जन्मजात इनबोर्न है, कि थोड़ी सी हेल्प हुई है सीख लिया, उसको ज्यादा अभ्यास की भी जरूरत नहीं होती है। और एक्वायर्ड क्या है, कि जो हमें प्राप्त है, जो हमें देते हैं, चाहे वो संस्थानों के द्वारा दिए जाए, परिवार के द्वारा दिए जाए, समाज के द्वारा दिए जाए। तो परिवार समाज के द्वारा क्या दिए जाते हैं, मैनर, एटिकेट्स, एकेडमिक नॉलेज, जॉब ड्यूटीज, ये सब क्या सिखाई जाती हैं, ये क्या है, एक्वायर्ड है, जिन्हें हम प्राप्त करते हैं, जिनके लिए सीखने की आवश्यकता है, और सतत उसको अभ्यास करते रहने की आवश्यकता है, अदरवाइज हम भूलने की संभावनाएं रहती हैं। इट्स रिक्वायर्ड थिंकिंग, क्योंकि जब हमने बात की थी कोग्निशन टाइप में, जो भी है, अगर हम कुछ सीखना चाहते हैं तो मेंटल लेवल पे हमें सोचना पड़ेगा, उसका रिहर्सल करना पड़ेगा, तभी हम सीख सकते हैं, अदरवाइज लर्निंग विल नॉट टेक प्लेस। इसका और नेक्स्ट जो नेचर है क्या है, एबिलिटी टू रिटेन एक्सपीरियंस इज द की नोट ऑफ लर्निंग। यदि हमारे अंदर उन अनुभवों को रिटेन बनाए रखने की योग्यता नहीं है, तो इसने अनम्यूट किया हुआ है उसको, विकास म्यूट करो, कर दिया, ठीक है, अनिल तुम भी म्यूट करो। हम्म। तो क्या है, जो एक्सपीरियंस है, हमें जो चीजें अच्छी सीखी, अगर उनको हम रिटेन नहीं कर पा रहे अपने क्वालिटी में, तो फिर भूल जाएंगे, तो लर्निंग अच्छा नहीं होगा, इफेक्टिव नहीं होगा। ये एबिलिटी होनी चाहिए। एंड काइंड ऑफ लर्निंग, जो लर्निंग है, जैसे पहले भी बात की थी कि लर्निंग अगर मनोविज्ञान के हिसाब से बात करें तो बहुत ज्यादा प्रकार की है, जो मैंने आपको बताई थी, असेंडिंग, एसोसिएटिव। लेकिन स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देर आर थ्री टाइप्स, जो आपस में क्या है, विचार ओवरलैप टू ईच अदर, बिल्कुल एकदम से डिसेक्ट नहीं कर सकते। ह्यूमन पर्सनैलिटी को हम डिसेक्ट नहीं कर सकते कि ये ब्रेन को अलग कर दो, फिजिकल को अलग कर दो। जब वो सब आपस में मिंगल अप है और अटैच्ड है एक दूसरे से, तो ये लर्निंग भी एक दूसरे से मिली हुई है। और इनको मुख्यतः तीन कौन कौन सी है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड इफेक्टिव। इफेक्टिव लर्निंग को हम मोटर एस्पेक्ट भी कह सकते हैं। ये इसके तीन रूप होते हैं। अब बात करेंगे कॉग्निटिव की। कॉग्निटिव की बात की थी कि मैंने, इसकी जो है मैक्सिमम मेंटल एक्टिविटी है। अब वट एवर यू वांट टू लर्न, it points to the change in the behavior of a person in the areas of problem solving, concept formation, reasoning and acquisition of knowledge through memory or understanding। ये क्या सा चरण है, या ये वाली लर्निंग किसको शामिल करती है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एबिलिटी है मेंटल लेवल पे,
कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन है, किसी चीज को देखा, ऑब्जर्वेशन है, तर्क करने की क्षमता है, पढ़ करके याद रखने की योग्यताएं है, ये सब किसके अंदर आएंगी, कॉग्निटिव लर्निंग के अंतर्गत आएंगी। अर्थात इसमें जो है मेंटल कंपोनेंट ज्यादा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि जो हम, क्योंकि बात की ओवरलैप है कि स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटी कर रहे हैं जिनमें दौड़ना भागना होता है वहां कॉग्निटिव नहीं है, वहां भी कॉग्निटिव है। जब हम उसमें कॉग्निटिव इन्वॉल्व कर देंगे तो उसकी परफॉर्मेंस और रिदम और उसका प्रेजेंटेशन बढ़ जाता है। कॉग्निटिव को क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो टर्म कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। अगर प्रश्न पूछा जाता है कॉन्सेप्चुअल लर्निंग रेफर टू या कॉन्सेप्चुअल लर्निंग इंक्लूड, अगर वो, अगर अलग अलग दिए कॉग्निटिव, अफेक्टिव, इफेक्टिव, तो यू हैव टू चूज द कॉग्निटिव। कॉग्निटिव का मतलब, क्योंकि कॉन्सेप्ट का मतलब यू हैव द एबिलिटी टू कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, तो यह क्या है, इट इज आल्सो कॉल्ड कॉन्सेप्चुअल लर्निंग व्हिच डील्स विद द कॉन्शियस अवेयरनेस एक्विजिशन ऑफ नॉलेज अबाउट इन्वायरमेंट, यानी कि वातावरण के बारे में सीखना। और वातावरण क्या है, टू टाइप्स का है, एक तो नेचुरल है, आप प्रकृति से सीख रहे हैं अपने आप, आकाश जमीन के बारे में, और ये क्या, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट। तो आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट किसके द्वारा बनाया जाता है, कॉलेज के द्वारा, फैमिली के द्वारा। कॉलेज में आप जाएंगे क्या करेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिलोसफी, मैथमेटिक्स, ये सब्जेक्ट सीखते हैं। फैमिली में आप रहते हैं तो एटिकेट्स, मैनर, ये सब चीजें सीखते हैं। तो ये यानी कि ये सब सीखना किसके अंदर में आ रहा है, जहां एकेडमिक्स, एटिकेट्स जो दूसरे के द्वारा प्रीच किए जाते हैं, जहां सोचना पड़ता है, वो सब विच कम अंडर द कॉग्निटिव लर्निंग। इन फिजिकल एजुकेशन में भी कॉग्निटिव प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, बिकॉज कॉग्निशन प्रोसीड ऑल लर्निंग स्पेशली इन एक्वायरिंग मोटर एक्टिविटी ऑफ कॉम्प्लेक्स टाइप। जो सिंपल है, जो फंडामेंटल स्किल है, चलना, दौड़ना, कूदना, फेंकना, इजी है, वो तो सीख सकते हैं, लेकिन बहुत सारी एक्टिविटीज कॉम्प्लेक्स नेचर की होती है, तो उनमें क्या होना है, वी कैन नॉट लर्न विदाउट मेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पर्पज, प्रोसेस एंड डायनामिक्स ऑफ एन एक्टिविटी। तो वहां पर भी फिजिकल एक्टिविटी में भी कॉग्निटिव पार्ट जो लर्निंग का है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। या यूं कह सकते हैं कि कोई भी फिजिकल एक्टिविटी सीखनी हो तो उसे हमें पहले मेंटल लेवल पे स्वीकार करना होगा, एनालाइज करना होगा, कॉन्सेप्ट उसके बारे में बनाना होगा, देन एंड दैट वी कैन परफॉर्म इन फिजिकल वे, तब हम उसको जो है शारीरिक रूप से कर सकते हैं। अब ये जैसे बात हो गई कि भाई अगर हमने देखा कि सीधे सीधे हम कहें कि दौड़े या सीधे सीधे करें समर सॉल्ट कर दो, तो बहुत कठिन है समर सॉल्ट करना, जब तक हम उसको पहले थियोरेटिकली और उसके जो पार्ट बाय पार्ट है प्रैक्टिस ना कर लें, तब तक वो बहुत असंभव होता है। तो इसीलिए कॉग्निटिव प्रैक्टिस करती है, ये क्या करती है, सेटिमुलेंट हाई मेंटल प्रोसेस एंड हेल्प अस टू गेन एन इंसाइट इनटू द एक्टिविटी। तो हमारा क्या है कि एक्टिविटी को देख करके या डेमोस्ट्रेशन को जब वो दे रहे होते हैं टीचर और बता रहे होते हैं, तो क्या होता है, हम एक पिक्चर क्रिएट करते हैं ब्रेन में, और वो पिक्चर क्रिएट करके क्या होता है, हमारा मस्तिष्क हमारी मोटर न्यूरॉन के माध्यम से जो हमारी मसल्स है उनको एक्टिवेट करता है, तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस आएगी। तो इसका मतलब क्या है, टू ए ग्रेट एक्सटेंट एफिशिएंट लर्निंग डिपेंड अपॉन द एफिशिएंट कोग्निशन, दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस लर्निंग। यानी कि अगर आप एफिशिएंट एग्जीक्यूशन चाह रहे किसी भी स्किल का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एफिशिएंट कोग्निशन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, विचारना पड़ेगा, एक पिक्चर बनानी पड़ेगी। दूसरी क्या है, अफेक्टिव लर्निंग। ये क्या है, दिस फेज ऑफ लर्निंग रेफर द एटीट्यूडनल चेंज। अब आपको कोई चीज सिखाई गई, कोई चीज आपने पढ़ी किताबों से, तो उनके पढ़ने के बाद आपके बिहेव में परिवर्तन आएगा जो दूसरों को दिखेगा। एटीट्यूडनल चेंज यानी कि आपके एटीट्यूड में परिवर्तन आएगा। द अमाउंट ऑफ नॉलेज वन हैज एक्वायर्ड सफिशिएंट टू चेंज और मॉडिफाई वन एटीट्यूड। एक के अगर जो उसने नॉलेज प्राप्त की, वो क्या करेगी, उसके व्यवहार में, उसके एटीट्यूड में बदलेगी या परिवर्तन लाएगी। ये किसके अंदर में आएगा, अफेक्टिव लर्निंग। अर्थात तो तभी अफेक्टिव लर्निंग हुई है, अदरवाइज लर्निंग अफेक्टिव नहीं हुई। अब इसका परिणाम क्या होगा, जो जो रिलेट टू द वैल्यू स्ट्रक्चर ऑफ एन इंडिविजुअल, इसका परिणाम होगा कि चेंज हो जाएंगे, आपकी जो स्ट्रक्चर ऑफ इंडिविजुअल है यानी कि एक्टिविटी, वो चेंज होगी अफेक्टिव लर्निंग के माध्यम से।
द डेवलपमेंट ऑफ एन एटीट्यूड, अब उसका कारण क्या होगा, एटीट्यूड का विकास, यानी एटीट्यूड बनेगा गुड और बैड, अच्छा बन जाएगा या बुरा बनेगा, टूवर्ड्स ए थिंग फॉर ए पर्सन इन द रिजल्ट of a long interaction between the situation and individual factor like home, school, club और friend। आप वहां जा रहे हैं, किसी स्कूल, किसी क्लब, किसी परिवार, किसी सदस्य के प्रति आपकी गुड और बैड एटीट्यूड बनेगा एक लंबे इंटरेक्शन के बाद। अगर लगेगा शुरू में, हो सकता है कोई बहुत अच्छा लगे, लेकिन वो धीरे धीरे उसके बैड पॉइंट भी हमें पता लगे, अच्छे भी पता लगे, तो हमारी पर्सनैलिटी और हमारा परसेप्शन चेंज हो सकता है। आज अच्छा है, कल बुरा हो सकता है। तो ये यानी कि वो अफेक्टिव क्या हुआ, उसका हमारे व्यवहार में परिवर्तन आया और वो दूसरे उसको महसूस कर पा रहे हैं। तो इसका गुड और बैड इंटरेक्शन के साथ में, और इसके साथ साथ क्या है, वो प्रेजेंट और पास्ट दोनों चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं उस व्यक्ति के व्यवहार को। एंड इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव द इन्फ्लुएंस ऑफ दीज एजेंसीज ऑन द वंस बिहेवियर। और ये जो एजेंसीज हैं, इनका प्रभाव किसी व्यक्ति पर रिमूव करना, हटाना बहुत कठिन है। क्यों कठिन है भाई, हम सोशल वेलबींग है, हमें परिवार में रहना ही है, हमें स्कूल में जाना ही है, हमें फ्रेंड में रहना ही है, तो उनका उस पर प्रभाव पड़ता है जिसको हटाना गलत है। तो टीचर पेरेंट्स को और फिजिकल टीचर कोच को भी क्या करना चाहिए, अफेक्टिव लर्निंग को ध्यान रखना चाहिए कि यदि अभी शुरुआत की जो इम्प्रेस उसका इफेक्ट है बुरा गया, या इन्वायरमेंट बुरा हुआ, जिससे उस इन्वायरमेंट का प्रभाव उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट बन जाए और वो उससे स्केप होने लगे, तो ध्यान रखना है कि इन्वायरमेंट अच्छा बनाकर रखना है, ताकि वो जो लर्निंग हो रही है वो इफेक्टिव रहे और उसके ऊपर जो बिहेव है वो पॉजिटिव रहे। और इसका थर्ड पार्ट क्या है, इफेक्टिव लर्निंग। इफेक्टिव लर्निंग का मतलब वही इफेक्टिव लर्निंग है, कोग्निटिव हमने बनाई, उसको हमारे व्यवहार में परिवर्तन आया, लेकिन इफेक्टिव क्या करना, यानी कि उसको जमीन पे उतारना। इफेक्टिव लर्निंग आल्सो कंसिस्ट ऑफ मोटर आउटपुट ऑफ एन इंडिविजुअल, जब वो आचरण में आ जाए या परफॉर्मेंस में आ जाए, तो उसको क्या कहेंगे, इफेक्टिव लर्निंग कहेंगे। दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज आर नथिंग बट मोटर प्रोसेस, द प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल एक्वायर, एंड नहीं है, एन है एक, एक्वायर मोटर स्किल इज क्लासिफाइड एज इफेक्टिव लर्निंग। अब जो इफेक्टिव लर्निंग है, फेसिस इज एसोसिएटेड विद कॉग्निटिव लर्निंग, जैसे हमने बात की, ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इफेक्टिव लर्निंग किस पे डिपेंड करेगी, कॉग्निटिव लर्निंग की क्वालिटी पर। इफेक्टिव लर्निंग वुड नॉट बी सक्सेसफुल विदाउट प्रॉपर कॉग्निटिव प्रोसेस बीइंग स्ट्रेंथन मोस्टली ड्यूरिंग चाइल्डहुड। तो जो बच्चों में बचपन में कहा ना, जैसे संस्कार स्टेब्लिश हो गए, वो फिर पूरे जीवन चलते रहते हैं। तो यही रूल कहाँ लागू होता है, इनिशियल में हमने जो स्किल सिखा दिया, और अगर उसमें आप कहते हैं ना कि भाई इसमें तो अब इसका मैच्योरेशन हो गया, अब ये तो इसकी कमी है, ये फॉल्ट है, अब बड़े होकर के हम उसको सुधर नहीं सकते। इसीलिए जो स्किल लर्निंग है, स्पोर्ट्स की जो ट्रेनिंग है, उसका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर हमने कोई फॉल्ट, कोई चीज गलत टेक्निक उसमें मास्टरी कर दी, उसकी हैबिट में आ गई, स्किल क्या कहते हैं, जब ऑटोमेटाइज हो जाता है कोई भी टेक्निक। टेक्निक और स्किल में क्या डिफरेंस है, किसी टेक्निक क्या है, किसी काम को करने का तरीका, और जब हम प्रैक्टिस करते हैं कंटिन्यूअसली, इट्स बिकम स्किल, वो ऑटोमेटाइज हो जाती है। जब वो, यदि वो फाल्टी टेक्निक हमने ऑटोमेटाइज कर दी, तो फिर उसका दूर होना कठिन है। यानी कि इफेक्टिव लर्निंग ये हमें कहती है कि फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटी है वो एक्यूरेट होनी चाहिए, क्योंकि वंस इट्स बिकम ऑटोमेटाइज, वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव। तो लॉज ऑफ लर्निंग की बात करते हैं, लर्निंग प्रकार हुए, लर्निंग क्या होती है उसकी बात की। लॉज ऑफ लर्निंग में मैंने बताया था, थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 नियम बताए, जैसे न्यूटन ने गति के 3 नियम स्टैब्लिश किए थे। तो ये 3 नियम अपने आप में एक, अभी तक भी, वर्तमान समय तक भी इफेक्टिव हैं। और ये किस पर बेस्ड हैं, जो सेटिमुलेंट रिस्पेंस थ्योरी जो हमने बात की थी कि भाई सेटिमुलेंट होता है उसके प्रति हम प्रतिक्रिया करते हैं, और ये कनेक्शन पॉजिटिव होगा, जितना स्ट्रॉन्ग होगा सीखना उतना ही अच्छा होगा।
तो इन्होंने 3 नियम बनाए। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, जिसे व्यायाम का नियम भी कह सकते हैं और जिसे अभ्यास का नियम भी कह सकते हैं। दूसरा प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। और तीसरा तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। और इनमें क्रम ऊपर नीचे हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि यही पहले वाला नियम है ये दूसरा नियम, ऐसा इसमें नहीं था। तो सबसे पहला जो लॉ ऑफ एक्सरसाइज है, इसको हम उपयोग और अनुपयोग का नियम भी कहते हैं, यूज एंड डिसयूज का भी। तो ये चीज एक याद रखने लायक है कि द लॉ ऑफ एक्सरसाइज इज नोन एज यूज एंड डिसयूज। अब ये क्या है? अब यदि यूज और डिसयूज क्यों कह रहा है लॉ ऑफ एक्सरसाइज? ये कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति अभ्यास करता है तो उस अभ्यास होने से ही परिपूर्ण बनता है उस स्किल में। यदि अभ्यास नहीं करेगा तो वह उसमें पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाएगा, अर्थात उसे पूरी तरह से सीख नहीं पाएगा। और ये क्या है? अभ्यास क्या कर रहा है? उत्तेजना प्रतिक्रिया कनेक्शन, यानी स्टिमुलेंट रिस्पॉन्स कनेक्शन को क्या करता है? मजबूत बनाता है। अभ्यास, अगर अभ्यास नहीं करेंगे तो क्या होगा? स्टिमुलेंट रिस्पॉन्स, बहुत से जो जो इजी मैंने बताया जो नेटिव लर्निंग है वो तो ठीक है, एक बार आपने सीख लिया उसकी तो अभ्यास करनी है, उसकी चलने की तो चलना है, आपने एक बार सीख लिया। लेकिन जो स्पोर्ट्स स्किल है, जो एक्वायर्ड लर्निंग है, चाहे वो हमारी एकेडमिक हो या स्पोर्ट्स की, उसके लिए क्या है? यू हैव टू डू द एक्सरसाइज, उसका रोज अभ्यास करना। तो अभ्यास क्या होगा? उससे वो कौशल से सुदृढ़ता आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जिन कार्यों को हम सतत अभ्यास करते रहते हैं उन्हें क्या करेंगे? हम केवल सीख ही नहीं लेते, वरन हमें काफी लंबी अवधि तक वे याद भी रहेंगे। और यदि पुनरावृत्ति नहीं की गई अभ्यास की, और खासकर डिफिकल्ट स्किल्स की और स्पोर्ट्स वाले स्किल्स की, क्या होगा? तो हम उन्हें भूलने की संभावनाएं रहेंगी। ये याद भी आए तो हमारा शरीर उनको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स आउट ऑफ साइट एंड आउट ऑफ माइंड। इंग्लिश की एक कोट है, वो इसको रिलेट करती है यूज एंड डिसयूज से। भाई अगर आप रोज अभ्यास कर रहे हैं तो याद है, चल रहा है, अगर नहीं कर रहे हैं तो नहीं, आप भूल जाएंगे। और डार्विन जो जूलॉजिस्ट है, जैव वैज्ञानिक है, उसने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दी थी कि जीवों क्या इस पे कैसे उत्पत्ति हुई, उसका संबंध उपयोग और अनुपयोग के उससे मेल खाता है। दोनों क्या है? इंटर रिलेटेड। लॉ ऑफ लर्निंग इनको जस्टिफाई करता है और थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसको जस्टिफाई करती है? लॉ ऑफ लर्निंग को, एक्सरसाइज को। ये ध्यान रखना है, इससे संबंधित प्रश्न भी आ सकता है कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इज रिलेटेड टू विच लॉज? तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज से रिलेटेड है, या लॉ ऑफ एक्सरसाइज इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, इससे ये लिया गया है, ये कह सकते हैं। इसके अनुसार क्या है? जिन अंगों का हम प्रयोग नहीं करेंगे वो क्या होंगे? या तो कमजोर हो जाएंगे, या भूल जाएंगे, या वो हमारे लुप्त हो जाएंगे। जिसके अपेंडिक्स का एक उदाहरण दिया था थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में, जूलॉजिस्ट देते हैं कि अब कोई इस्तेमाल नहीं रहा, पहले इसका इस्तेमाल था। क्यों इस्तेमाल था? कि पहले हम वनस्पति खाते थे, तो वनस्पतियों को डाइजेस्ट करना बहुत कठिन है। जो अपेंडिक्स का हार्मोन था वो बहुत स्ट्रोंग था, लेकिन धीरे धीरे हमने क्या किया कि बहुत ही पाचन पकाने के, कच्चा खाते थे, पकाने लगे खाना, तो डाइजेशन करने की जरूरत नहीं रही, बहुत आसानी से होने लगा। फिर अब खाने की और इजीली डाइजेस्टिव चीजें आई तो वो उसने काम करना बंद कर दिया, तो उसकी जरूरत नहीं रही। इसी तरह जैसे पूंछ डिसअपेयर हो गई हमारी, क्योंकि जरूरत नहीं रही मनुष्य को। और जो चीजें इस्तेमाल करते हैं वो बढ़ती है। चाहे देखो आप मांसपेशियां हैं, एक्सरसाइज करेंगे तो मसल्स बढ़ेंगी, आप रोज पढ़ाई करेंगे तो आपकी याद करने की क्षमता बढ़ेगी। बूसर कह रहे हैं कि शारीरिक शिक्षा में इनका इस नियम का सीधा सीधा अर्थ है कि खेलों में कौशल के विकास के संबंध में सीखने के इस नियम का मतलब है बेहतर समन्वय के लिए अधिक तालबद्ध गतिविधियां, रिदमिक मूवमेंट। रिदमिक मूवमेंट का मतलब करेक्ट टेक्निक, और क्या? बार बार, यानी अधिक अभ्यास करने से ही कम ऊर्जा व्यय में अधिक कौशल्यपूर्ण व बेहतर प्रदर्शन हो सकता है। अर्थात यदि आप मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट चाहते हैं, यानी कि परफॉर्मेंस की एक्यूरेसी किससे इंप्रूव होगी? एक्सरसाइज से। रिपीटेडली रिदमिक मूवमेंट की हम अगर डेली एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी जो स्पोर्ट्स की जो स्किल है उसकी मास्टरी और उसका रिदम और उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। ये नियम खेल में ये कहता है, और ये स्थापित तथ्य है बिल्कुल।
आपने भी, क्योंकि फिजिकल एंड स्पोर्ट्स के सभी बच्चे जानते होंगे कि जो गामक कौशल हैं, मोटर स्किल हैं, वे पर्याप्त अभ्यास के बिना उनमें मास्टरी नहीं आ सकती। इसका मतलब ये भी नहीं कि कॉग्निटिव में आ सकती है। याद करने की चीज भी क्या है, हमें बार बार याद करना पड़ता है, तभी हम याद लंबे समय तक रख सकते हैं। इसका सीधा सीधा उदाहरण अर्थात ये क्या कहना चाह रहा कि क्या कभी क्रॉसपॉन्डेंस कोर्स से किसी ने स्विमिंग सीखी? क्या कोई क्रॉसपॉन्डेंस से बॉक्सिंग सीख सकती है या कबड्डी? इसीलिए आज भी वर्तमान समय तक भी फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स का और मेडिकल में जो एमबीबीएस और एमडी वाला ये कोर्स क्या है, क्रॉसपॉन्डेंस से ही नहीं, क्योंकि वहां प्रैक्टिकल चाहिए। जब तक आप प्रैक्टिकल स्विमिंग पूल में नहीं उतरेंगे, जब तक आप रिंग में नहीं उतरेंगे, तब तक कैसे आप सीख पाएंगे। अर्थात अभ्यास जरूरी है ऑन ग्राउंड। तो इसका मतलब क्या हुआ, सही तकनीक का सही अभ्यास एक आदमी को परिपूर्ण बनाता है। पहले क्या था, एक कहावत थी कि द प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ये अभ्यास एक आदमी को निपुण बनाता है। लेकिन अब टर्म्स चेंज हो गई। करेक्ट प्रैक्टिस और करेक्ट टेक्निक मेक्स ए मैन परफेक्ट। अगर मान लिया टेक्निक ही गलत है तो उसका अभ्यास किए जा रहे, तो क्या परफेक्शन आएगा? नहीं आएगा। तो तकनीक सही होनी चाहिए, उस तकनीक का अभ्यास सही हो तो क्या होगा, परफेक्शन आएगा, अन्यथा नहीं। तो करेक्ट टेक्निक, ये कोट किससे रेफर है? करेक्ट प्रैक्टिस ऑफ करेक्ट टेक्निक मेक ए मैन परफेक्ट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द लॉ ऑफ एक्सरसाइज। दूसरा जो लॉ था इसका, प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। सीधा सीधा शब्द से पता लग रहा है कि उसका प्रभाव कैसा रहेगा। और इस नियम को हम दो और अन्य नियमों के ग्रुप में जान सकते हैं, संतुष्टि और झंझलाहट, लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड अनॉयंस, या इस नियम को इनाम और दंड का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट नियम के रूप में भी जाना जाता है। तो लॉ ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट, लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड अनॉयंस और लॉ ऑफ इफेक्ट इज द सेम। और क्या कहते हैं ये, कि किसी की स्किल को सीखने पर यदि पर हमें सुखद अनुभूति होती है या पुरस्कार प्राप्त होता है, तो क्या करेंगे, एसआर बॉन्ड क्या होगा, मजबूत होता जाएगा। सेटिमुलेंट रेस्पॉन्स बॉन्ड या कनेक्शन क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। अर्थात उस चीज को हम लंबे समय तक सीखेंगे या बार बार अभ्यास करना चाहेंगे। और जो क्या होगा, यदि प्रतिक्रिया निम्न आई, लो, ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है और नकारात्मक रही या उसका अनुभव बुरा रहा, तो क्या होगा, जो एसआर बॉन्ड है वो कमजोर हो जाएगा और हम उसका या तो अभ्यास ही नहीं करेंगे या उसे सीखना ही चाहेंगे और या भूल जाएंगे जल्दी। तो ईएल थॉर्नडाइक ने कहा इसके बारे में, यदि किसी प्रतिक्रिया के परिणाम आनंददायी या संतुष्टिकारक होता है तो उन प्रतिक्रियाओं की पुनरावृत्ति की जाती है, और यदि परिणाम पीड़ादायक असंतोषजनक हो तो उन्हें छोड़ दिया जाता है। अर्थात जिन कार्यों को करने में संतोष और सुख की अनुभूति होगी वो उसे सीख भी जल्दी लेंगे और उनको याद भी लंबे समय तक रखेंगे। बुरा प्रभाव पड़ेगा, दुख या दर्द प्राप्त हो तो या तो उन्हें छोड़ देंगे या सीखे नहीं, अगर सिखा भी किसी ने दिए तो भूल जाएंगे। लेकिन इस नियम के बारे में जो थोड़ी सी आलोचना की, वाटसन महोदय हैं, उन्होंने आलोचना की, वो इस हाइपोथेसिस पूरी परिकल्पना से सहमत नहीं है। सहमत क्यों नहीं हो, उन्होंने उत्तर दिया, उसका कारण दिया कि जो क्रिया को करने हैं या सीखने का कारण, उसके परिणाम के बजाय क्रिया की फ्रीक्वेंसी ऑफ रेपिटेशन, कितनी बार वो क्रिया की गई, उस पर ज्यादा निर्भर करता है। और इन्होंने उसके लिए तर्क भी दिया कि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो शुरुआत में पेनफुल होती है, लेकिन जैसे हम बार बार उसका अभ्यास करते हैं तो वो क्या है, संतोषजनक अनुभवों में बदल जाती है। तो यहाँ पे ये वाटसन का तर्क कहाँ फिट बैठ रहा है, जो कॉम्प्लेक्स स्किल है स्पोर्ट्स के और जो बैड थिंग्स हैं हमारी एटीट्यूड की, उन पे सेट बैठता है। तो इन्होंने कहा कि पेन एंड प्लेजर, सेटिस्फेक्शन एंड अनॉयंस क्या है, एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये क्या कह रहे, मात्रा महत्वपूर्ण मान रहे, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रेपिटेशन महत्वपूर्ण मान रहा। क्यों? क्योंकि इसने एक उदाहरण दिया मनोविज्ञान में कि जो बुरी आदतें हैं उन्हें छोड़ने में दिक्कत होती है शुरू में, चाहे कोई स्मोकिंग है, कोई जुआ है, कोई मोबाइल एडिक्शन है, उसको छोड़ने में शुरू में दिक्कत होगी, लेकिन बाद में क्या होगा, संतोष आएगा। तो यानी कि उसने क्या कह रहा कि उसको छोड़ने की जो हम बार बार करेंगे वो महत्वपूर्ण है, शुरुआत में दुखदाई और बाद में अच्छा। इस नियम का खेल में बिल्कुल सीधा सीधा कहाँ है,
जो बॉडी कॉन्टेक्ट गेम है जिनमें और डिफिकल्ट एक्टिव हैं उनमें दिक्कत आती है। शुरुआत में उनको देखने में दिक्कतें आती हैं, लेकिन जब हमारी मास्टरी आ जाए तो उनको करने में स्किल होता है, संतोष आता है, अपने आप को एक अलग से फीलिंग भी आती है कि यस आई डिड दिस। तो यहाँ पे वाटसन का ये जो आलोचना थी इसके बारे में कि उसने कहा कि नहीं भाई, खाली इफेक्ट शुरुआत में नहीं, लंबा अभ्यास करें तो जो अच्छी चीजें हैं उनके लिए हमें शुरुआत में हो सकता है परेशानी हो, दुखदायक हो, लेकिन उनका अंतिम रिजल्ट क्या होता है, अच्छा होता है। और ये स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में ये महत्वपूर्ण है। इसीलिए क्या करना चाहिए, जैसे कि पूर्व में बात आई, जो टीचर है, जैसे बॉक्सिंग की बात आई, बॉडी कॉन्टेक्ट गेम की आई, तो उनमें सीधा सीधा ऐसा नहीं कि रिंग में उतार दिया, तो रिंग में उतारेंगे तो क्या होगा, पहला इंप्रेशन गलत हो गया। या किसी तकड़े कंपटीटर के साथ में भिड़ा दिया तो क्या होगा, कॉन्फिडेंस बेचारे का बच्चे का क्या है, कमजोर हो जाएगा और बच्चे की रुचि भी फिर नहीं रहेगी। तो इसीलिए क्या करना है, ऐसा इन्वायरमेंट बनाना कि बच्चों को सफलता मिले शुरुआत में और उनको ज्यादा कष्ट भी ना हो। इस प्रकार की परिस्थितियां क्रिएट करेंगे तो खेल क्या है, खेल में सीखना अच्छा होगा। इसका थर्ड लॉ है लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम। इस नियम के अनुसार ये कहा कि जिस कार्य को करने के लिए हम तैयार रहेंगे उसे ही सीख पाएंगे। अगर हम तैयार नहीं हैं तो हम नहीं सीख पाएंगे। और वो तैयारी कौन कौन से स्तर पे होती है, मेंटल पे, मानसिक पे और शारीरिक पे। इन दोनों पे तैयारी हो और इन दोनों में हम सक्षम हो जिस चीज को सीख रहे, तो क्या होगा, सीखना बहुत ही इफेक्टिव होगा। अर्थात जो बच्चा है जो चीजें सिखाने चाह रहे वो एनाटोमिकली, फिजियोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली क्या होना चाहिए, उसको करने के लिए फिट होना चाहिए और उसके लिए वो इंटरेस्ट लेना चाहिए। तो जो है सीखना प्रभावी होगा, लंबा होगा। इसीलिए शारीरिक शिक्षा में क्या कहा, क्योंकि भाई बहुत से डिफिकल्ट स्किल हैं, बहुत से उपकरण ऐसे हैं जिनके लिए सर्टेन लेवल ऑफ मेंटलिटी, मेंटल कैपेबिलिटी, फिजिकल कैपेबिलिटी चाहिए। तो यदि वो नहीं आई तो सीखना नहीं हो पाएगा। इसलिए लॉ ऑफ रेडीनेस कहता है कि बच्चे में फिजिकल लेवल की वो मैच्योरिटी के साथ साथ प्रेरणा और बालक की रुचि का गहरा प्रभाव होता है। यदि वो प्रेरित है और उसमें उसकी रुचि है तो वो बहुत जल्दी सीखेगा, अन्यथा सीखना आसान नहीं है, इजी नहीं है। इसके साथ साथ थोड़े से नियम और बनाए गए कुछ उसके बाद में कि भाई खाली इन्हीं नियम से कुछ चीजें और बच गई थी तो कुछ और नियम बनाए जिनको हम उप नियम भी कह सकते हैं, सीखने के उप नियम भी कह सकते हैं। जो रेडीनेस आल्सो रेफर टू द फेल्ट नीड, यानी कि भाई अगर मुझे आवश्यकता होगी, जरूरत होगी तो मैं सीखूंगा, यानी कि मेरी रुचि होगी उस उद्देश्य में, अन्यथा मैं उसको छोड़ दूंगा। तो इनके अतिरिक्त एक नियम उन्होंने बनाया, जैसे लॉ, निकटता का नियम, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। इसका मतलब क्या है कि किसी परिस्थिति का संबंध अनेक परिस्थितियों से होता है या किसी इवेंट का संबंध अनेक इवेंट से होता है। तो हम केवल यानी वह चीज जब सीखते हैं तो उसके साथ साथ जो उससे रिलेटेड चीजें हैं वे भी सारी सीखी ने। जैसे मान लिया वीरेंद्र सहवाग की बात करें तो वीरेंद्र सहवाग की बात आते ही तुरंत आ जाएगा कि ओहो क्रिकेट खेल आएगा याद, सचिन तेंदुलकर ओपनिंग में दोनों जाते थे, ओपनिंग करते थे, वो ऑस्ट्रेलिया में इसने पहली सेंचुरी बनाई। तो क्या है कि उससे रिलेटेड कई चीजें तुरंत हमें याद हो गई। ओलंपिक की हम बात करने लगे तो ओलंपिक की बात करते आएगा कि ये सबसे बड़ा आयोजन है, पियर डी कुबर्टीन याद आ जाएगा, यूनान याद आएगा, ग्रीक याद आएगा। तो ये क्या सब चीजें हैं जो उसके नजदीक की चीजें होती हैं, वे हम तुरंत सीखते हैं। इसके बाद में एक नियम है बहु प्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स। ये भी ध्यान रखने लायक है। लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द ट्रायल एरर। ये क्या कह रहा, इस नियम को हम सहवर्ती या सहगामी सीखने का नियम भी कहते हैं। लॉ ऑफ कॉन्कोर्टमिटेंट एंड अटेंडिंग लर्निंग। ये क्या कह रहा है, किसी काम को भी सीखना चाह रहे हैं हम तो क्या करते हैं, उस काम को सीखने का प्रयास करते हैं। भाई ऐसे नहीं आएगा, पहले हम मेंटल पिक्चर बनाए, कोच से मिलके सीखा, डेमोस्ट्रेशन का हेल्प लिया, वीडियो देखी, तो कई तरीके अपनाए, कई बार प्रयास किए। तो जो तरीका, जिस प्रयास में हमें सफलता मिली तो हम क्या करेंगे, उसको बार 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 करेंगे। और 1 मिनट रह गई है
तो 1 मिनट बाद में फिर हम इसको कंटिन्यू कर लेंगे। 8-10 नियम और रह गए हैं, अगली 15 मिनट में हम जो नेक्स्ट है उसको फिनिश कर देंगे। थोड़े नियम और बचे हुए हैं जो उपयोगी भी हैं और आपके रहना चाहिए मस्तिष्क में, क्योंकि लॉ ऑफ लर्निंग से भी मान लिया कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो 1 मिनट का रेस्ट लेते हैं और फिर मिलते हैं।